कि मैंने कल क्या बात की। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यार कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है, कंप्यूटर के अंदर ऐसी क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं कि वो हमारी ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाए। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है ना। प्लस मैंने कल आपको बताया था कि यार हम कोडिंग क्यों करते हैं, कोडिंग की तख्लीक कहाँ से हुई, कोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देन वी कवर्ड कि जब हम कोडिंग करते हैं तो पाइथन में ही क्यों करते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अच्छा, कल किसी ने ये सवाल पूछा नहीं, मेरे जहन में खुद ही आ गया, मैंने कहा चलो मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका। देखिए, आपने ना आपका सवाल होना चाहिए था सबसे पहला कि सर, जब हम डेटा साइंटिस्ट हैं और हमने आगे डेटा साइंस का काम करना है और डेटा साइंस के अंदर पाइथन यूज होती है तो हमें सी प्लस प्लस क्यों पढ़ाई जाती है। ये आप सबका सवाल होना चाहिए था कल, ठीक है। उसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। वो इसीलिए क्योंकि सी प्लस प्लस ना एक बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि ये बहुत हाईली एक्सपोज्ड है मशीन लर्निंग के। मशीन मशीन लर्निंग से मुराद है, सॉरी, मशीन कोड के या मशीन लैंग्वेज के। मेरे मुंह से मशीन लर्निंग जरा फ्लो में निकल जाता है। असल में ये मशीन जो आपका कोड होता है ना, जिसको हम 0 और 1 का कोड कहते हैं, ठीक है ना, ये उसके बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है ना। इसलिए हम क्यों ये यूज करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ना आपको बिल्ट इन फंक्शंस नहीं बने बनाए मिलते, ठीक है ना। और जो बने बनाए भी होते हैं ना तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा कोई खास काम नहीं होता। तो आपको सी प्लस प्लस इनिशियली सिखाई इसलिए जाती है ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, आपको चीजें स्क्रैच से बनानी है, ठीक है ना। मसला आज की जनरेशन का क्या है, हमें मिल गया हुआ चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी ने ना आपकी लॉजिक की, आपकी जो क्या नाम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ। आज बच्चा क्या करता है, उठता है चैट जीपीटी मारता है, चैट जीपीटी उसको जवाब देता है, वहीं से कोड करता है, कॉपी और आगे पेस्ट करके सर को चिपका देता है। हमें अब आदत ही नहीं रही कि हम बैठ कर चीजों को सर्च आउट करें, चीजों को देखें और चीजों को हम एक्सप्लोर करें, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ एआई को। मगर एक ना वक्त होगा जब आपको एआई का यूज करना आएगा। अब देखें, मेरी एक बात सुने, देखें, बाइक चलाना या गाड़ी चलाना कोई गलत काम नहीं है। मगर जब आप छोटे होंगे ना, जब तक आप 18 साल की एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आपको आपके वालिदैन गाड़ी चलाने नहीं देंगे, बाइक चलाने नहीं देंगे। वाई? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये अभी आपकी वो उम्र नहीं है वो चीज यूज करने की। सेम एज इट इज, अभी आप लोगों की चैट जीपीटी यूज करने की उम्र नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा इस क्लासरूम में कहता है कि यार भाई मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा, तो वो ये समझ ले कि वो अपनी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ खेल रहा है। टू बी ऑनेस्ट जब हम आए थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तब नया नया अभी चैट जीपीटी राइज ले रहा था, ठीक है ना। तब अभी चैट जीपीटी का यही हिसाब होता था कि आपको वेट करना पड़ता था अपनी बारी का, कि यार अभी सर्वर बिजी है तो आप बाद में आइएगा, ठीक है ना। हमारा ये सीन होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा बैच है ना उसने काफी हद तक इस चीज को फेस किया हुआ, मगर फिर भी हमारे आधे से ज्यादा क्लास मैं कहूँगा फारिग है। वाई? क्योंकि किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सबने कहा यार ये चैट जीपीटी दे तो देता हमें, सबने कहा यार ये हमें असाइनमेंट बनी बनाई मिल तो जाती है, सबने कहा ये प्रोजेक्ट्स मिल तो जाते हैं, तो सबने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोफेशनल लाइफ में आप जितना मर्जी कॉपी पेस्ट करो कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर अभी आपका ना डेवलपमेंट स्टेज है, आज से अगर आप कॉपी पेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे ना, बिलीव मी आपका लॉजिक की ना अल्लाह ही खैर करेगा फिर तो, ठीक है ना। ये जितने भी आखिरी आखिरी सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं या जो छठे सातवें बैठे हुए हैं ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो मेरी बात पे एग्री करेंगे कि यार आखिरी आखिरी स्टेजेस पे हैं। मगर उनको ना अभी तक ये नहीं पता कि यार एक चीज को ना बेसिक लेवल से इनिशियलाइज किस तरह करना। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बता दूं, अगर मैं आपको कह दूं ना कि यार ये सिर्फ एक फंक्शन बना के दिखा दो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बना ही नहीं पाएंगे, उनको इतनी चैट जीपीटी की आदत पड़ गई। चैट जीपीटी का आदी बनो, मगर एडिक्ट ना बनो भाई। आप यानी कि उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते। हेल्प लो चैट जीपीटी से, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाओ, ठीक है। इन चीजों को आपने कुछ याद रखना। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सही बता रहा हूँ, मैं आपको चैट जीपीटी खुद यूज करने दूंगा, बट अभी सब्र कर ले। जब तक आपकी मशीन लर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती, आप में से कोई भी चैट जीपीटी यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। वो चाहे आपने मुझे कोई असाइनमेंट देनी है, चाहे आपने मुझे कोई भी चीज देनी, ठीक है ना, प्रोजेक्ट देना है, असाइनमेंट देना है। आपके सर मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था, मैं जॉब पे था, मैं यूनिवर्सिटी था, मेरी इंटर्नशिप लगी हुई है,
मेरे घर ये है, मेरे घर वो है। मैं आपको 1-2 दिन ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, मगर ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भाई आप चैट जीपीटी यूज करें। क्योंकि देखें, टू बी ऑनेस्ट, फिर फायदा ही कुछ नहीं है। वो सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप चैट जीपीटी से पढ़ लो भाई फिर। यानी कि जब आपने लॉजिक ही नहीं सीखनी, आपने चीजों को बेस लेवल पे जाके समझना ही नहीं है, तो फिर फायदा ही नहीं है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जरूरी थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यार हम C++ क्यों यानी कि यूनिवर्सिटीज क्यों पढ़ाती हैं, ताकि आप लोग ही ना इनिशियली डेवलप हो जाए स्टेजेस कि यार अच्छा ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, यानी कि ना आपको चीज स्क्रैच से बनानी आ जाए। स्क्रैच से मुराद है कि यार आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज बनानी है, तो ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको जिसे कहते हैं ना वो यूज़ हम करते होते हैं C++। आई होप सो कि आप लोगों की अच्छी खासी मेंटल स्टेट इतनी डेवलप्ड होगी, ठीक है ना। मगर अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह हमने, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट से स्टार्ट ली है, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ कवर अप करवा दूंगा। अच्छा, अब आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा और आप उसको घोल के पी लेंगे या आप उसको रट्टा मार के कर लेंगे, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी चीज है कि जो आपने ना खुद सीखनी पड़ेगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द वर्ड, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, इस वर्ड के ऊपर गौर करो, ठीक है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यार कैसे करना है। अब खुद सोचो, एक दफा जिंदगी में खुद सोचो, एक ऐसा सिनेरियो आ गया, कोडिंग से ना बाहर निकल के अभी मैं बात कर रहा हूँ। आप एक ऐसे सिनेरियो को डील कर रहे हो जिससे आज जिससे पहले आपने कभी डील ही नहीं किया, ठीक है ना। सपोज करें आपके सामने एक बंदा मर गया और आप सामने खड़े में, क्या करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको पता ही नहीं होगा क्या करना है, क्योंकि उनके सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की, मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां पर क्या करूंगा, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि हम ऐसी सिचुएशंस के अंदर कंफ्यूज हो, व्हाई नॉट कि हम उन चीजों को पहले एक्सपीरियंस कर लें। यानी कि आप एक्सरसाइज करेंगे इसकी, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि यार डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। इन कोडिंग, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बता दिया कि यार ये आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना मुख्तलिफ किस्म के आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग से ये मतलब नहीं है कि भाई सारे बंदे बस एक या दो ही सवाल रटे जाए, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ये वाला सवाल आ गया, या फिर जी आपने वो वाला सवाल सीख लिया, अपने नाम को किस तरह रिवर्स करना है या लिस्ट को किस तरह रिवर्स करना है, ये 2-3 सवालों से कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व 100 to 200 प्रॉब्लम्स, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो, ठीक है। जितनी ज्यादा आप सवाल हल करेंगे और स्क्रैच से, ये नहीं कि बिल्ट इन फंक्शन यूज करी जा रहे हैं, जितने ज्यादा आप स्क्रैच से कोड लिखेंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें जिसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से समझ भी आएंगी, और आपका दिमाग जो आता है ना वो भी डेवलप होता जाता है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अच्छा जी, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है ना। इंशाल्लाह इन द वे मैं आपको साथ साथ हेल्प करता जाऊंगा, ठीक है ना। बट इसके अंदर मेजरली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, इसको आपने खुद ही के ऊपर फोकस करना है कि यार भाई मैंने करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, मैंने कल आपको बहुत हल्का फुल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और आपको थोड़ा बहुत पाइथन का सिंटेक्स भी दिखाया था, ठीक है ना। दोनों में स्क्रीन शेयर कर लूंगा आप। अच्छा, आई होप सो कि सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, कल मैंने आपसे एक बात की थी कि प्रोग्रामिंग आपकी होती है कि यार चीज़ों को आप ना ऑटोमेट कर देते हो, ठीक है ना। बेशक यहाँ पर डिसीजन आपने खुद ही लेने होते हैं, और आप सिनेरियो पहले ही बयान कर देते हो कि यार ऐसा सिनेरियो होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपके ना दो चीजें मेजर होती हैं, दो मेजर चीजें होती हैं, ठीक है ना। वो क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज को हम कहते हैं ऑपरेंड, और एक होता है हमारे पास ऑपरेटर। ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना, मैं ऑपरेटर लिख रहा हूँ। एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड, OPRAND, ऑपरेंड, ठीक है। दोनों क्या क्या होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ऑपरेटर या ऑपरेशन वो चीज, यानी कि जो कुछ ना कुछ चेंज ला रहा है,
जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, दैट इज ऑपरेटर। ठीक है। और ऑपरेंड क्या होता है? इस ऑपरेटर की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज ऑपरेंड। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि जी 1+2 इज इक्व टू ए, तो इसके अंदर ये जो प्लस है ना, प्लस ये आपका ऑपरेटर है, और ये जो 1 2 और ये जो ए है ये आपके क्या है, ऑपरेंड है। यानी कि इन इस ऑपरेशन की वजह से इस ए के अंदर चेंज आ रहा है ना, तो ये आपका ऑपरेंड है। याद रखना है कि आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर होती है, एक आपका ऑपरेटर होता है और एक आपका ऑपरेंड होता है। ठीक है ना। तो आपकी जितने भी आगे की प्रोग्रामिंग है, आपकी नहीं खाली, यानी कि दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग है, वो ऑपरेटर और ऑपरेंड के ऊपर बेस करती है कि आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई परफॉर्म करोगे ऑपरेटर के जरिए, और आपके कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, कोई ऐसी चीज होगी, लिस्ट होगी, कुछ भी जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये दो चीज आपने हमेशा के लिए याद रखनी है अपने पास। ठीक है ना। ये दो चीज होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग हमने सीखनी कैसे है। देखो, कल भी मैंने आपको ये बात की थी, आपको आज फिर बात करता हूँ। आपने डॉक्टर्स को देखा है, सारे लोगों ने। मुझे एक बात बताएं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो पढ़ाकू बहुत होते हैं, ये तो ऐसे बहुत होते हैं, ये तो वैसे बहुत होते हैं। कोई बता सकता है कि एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर, वो इतना प्रिसाइज कैसे होता है? एक डॉक्टर इतना प्रिसाइज कैसे होता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि यार अगर एक बंदे की टांग में दर्द है, तो यार उसकी कौन सी वेन दबी होगी, या उसका कौन सा मसल क्रैम्प कर गया होगा, या ऐसा क्या उसने क्या पढ़ा हुआ है कि यार उसको एक एक चीज का पता होता है? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? कि उसने मल्टीपल जो है ना पेशेंट्स को चेक किया होता है। कह सकते हो कि आप उसने मल्टीपल पेशेंट्स को किया होता है, ये तो उसका एक्सपीरियंस होगा ना। अब सपोज करो एक बंदा जिंदगी में पहली दफा किसी पेशेंट को चेक कर रहा है, मगर उसको फिर भी कैसे पता चल रहा है कि यार इसके जी ये वाली वेन दबी हुई है? उसने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े। एग्जैक्टली exactly, उसने एनाटमी पढ़ी हुई है। ठीक है ना। एनाटमी होती क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। एनाटमी होती है कि आप एक एक पार्ट को देखते हो, एक एक चीज को देखते हो, जो स्लाइटेस्ट डिटेल होती है ना, आप उसको देख रहे होते हो कि यार ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या कर रही है, इससे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है ना। आप एनाटमी के अंदर ये देखते हो। हमने भी यही करना। हम कंप्यूटर में एनाटमी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब जब आपने किसी भी चीज को देखना है ना, कोड को, तो आपने एकदम कोड नहीं देखना, आपने उसके पार्ट्स को समझना है, आपने उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है कि यार ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, और ये एक अलग चीज है। ठीक है ना। इन चीजों को अब आपने याद रखना है। ठीक है ना। देखें, कल मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखवाया। ठीक है। वो मैंने आपको प्रोग्राम लिखवाया था, प्रिंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना। मैंने लिखा था प्रिंट, और मैंने ब्रैकेट्स में क्या कर दिया था, डबल कॉमास के अंदर एक वैल्यू प्रिंट कराती, समझ लो मैंने लिख दिया डब्ल्यू। है ना। तो जब मैं आउटपुट करवाऊंगा ना, तो ये W बार प्रिंट हो जाएगा। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, जरा इसको समझो। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जरा कलरफुल कर दूं ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो यार। ठीक है। ये एक अलग पार्ट है। ठीक है। ये जो आपकी चीज है, ये एक अलग पार्ट है। एंड दीज, ये जो आपकी चीजें हैं, ये एक अलग पार्ट है। आप जरा समझते हैं ये क्या क्या है। ठीक है। प्रिंट, प्रिंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो कि कंप्यूटर में ना पहले ही डिफाइंड है, इसका एक मतलब है, इसका एक मकसद है। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार जो भी चीज इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो ना, जो भी चीज इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो, उसको एज इट इज बार प्रिंट करा दो। यानी कि उसको एज इट इज बार आउटपुट करा दो, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, उनको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी बोलते हैं, उनको की वर्ड्स भी बोलते हैं, और उनको एक और स्पेसिफिक लफ्ज होता है, मेरे जेहन में आ नहीं रहा, वो जेहन में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली वैसे की वर्ड्स ही बोलते हैं। ठीक है ना। या बेस वर्ड्स, बेस वर्ड्स, आपके ये बेस वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। याद रखना है आपने कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका मतलब पहले ही कंप्यूटर को बता दिया जाता है कि इसका ये मतलब है। प्रिंट उनमें से एक है।
प्रिंट का क्या मतलब है? प्रिंट का मतलब है कि यार जो भी चीज आपको इसके अंदर नजर आ रही है ना, इसके अंदर, वो बाहर प्रिंट आउट करा दो, ठीक है ना। प्रिंट का सिंटेक्स का होता है, मैंने आपको बताया था, हमने याद रखना है सिंटेक्स को। सिंटेक्स होता है किसी भी चीज को करने का तरीका। जैसे अब मुझे एक बात बताएं, आपको सबने मैट्रिक तो किया हुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबको एक फॉर्मूला याद होगा, ये वाला, 4 ए, नहीं नहीं ए से, यार मुझे खुद फॉर्मूला भूल गया, B² - 4AC था, और नीचे था 2A। क्या ये वाला फॉर्मूला सबको याद है? अगर मैंने गलत लिख दिया हो तो माजरत, मगर ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको दुनिया की कोई भी वैल्यू पकड़ा दूं, आप इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे ना? आपको कोई इशू तो नहीं आएगा? आपको कि नहीं जी नहीं 100 आ गए यहाँ, तो मैंने तो टन के साथ पढ़ा था। आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने जो जनरल फॉर्म थी ना उसकी, वो समझ ली है। इसको हम कहते हैं सिंटेक्स, मैथमेटिकली इसको हम फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेम एज इट इज हमने कंप्यूटर के एक एक सिंटेक्स पढ़ना है कि यार ये क्या सिंटेक्स, क्या है हमारा जो सिंटेक्स होता है ना उसका। मैं अब आपको स्क्रीन की तरफ ले देता हूँ डायरेक्टली, जो कंप्यूटिंग स्क्रीन है, ठीक है ना। हमारा जो सिंटेक्स होता है ना प्रिंट का, वो इस तरीके से होता है। 2 मिनट ऐसे। ठीक है, ये आपका प्रिंट का स्टेटमेंट होता है। अब अगर आपने एज इट इज कोई अल्फाज बार प्रिंट कराना हो, तो आप ये डबल कोमास लगा देंगे इसके अंदर, और जो भी लिखेंगे वो बार आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ना कोई चीज ऐसी प्रिंट कराऊं जो कि बार बार तब्दील हो सकती है, तो उसको पहले आप वेरिएबल के अंदर डालेंगे, और फिर वो वेरिएबल बार आउटपुट कराएगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? तो सपोज करें अगर मैंने आप सबको कहा कि जी अपना अपना नाम प्रिंट कराओ, तो ठीक है ना, आप बस क्या करोगे, आप सिंपली कुछ भी नहीं करोगे, आप प्रिंट लिखोगे, फिर डबल कॉमास लगाओगे और अपना नाम बीच में लिख दोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े सारे बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं। अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर वो देखो, एक चीज बता रहा है आपको, नेम हंजला इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? ये ना डीबगिंग के अंदर आता है कि डीबग कैसे करना है चीजों को, ये आपको सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। डीबगिंग, पहले ये समझो कि ये जो हंजला है ये है क्या। यानी कि देखो, प्रिंट तो मैंने आपको बता दिया ना, प्रिंट क्या था, प्रिंट ये था कि जो प्री डिफाइंड चीज है, यानी कि कंप्यूटर को इस चीज का पहले ही पता था। मगर हंजला क्या है, ये किसी को भी नहीं पता, कंप्यूटर को नहीं पता ये पर्सन है, कोई नाम है, कोई स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल है, क्या चीज है ये। तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको नाम लिखना पड़ेगा अपना, ठीक है। एक सेकंड, इसको वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। आप पहले एक वेरिएबल लोगे, आप उसके अंदर मेरा नाम लिख दोगे, ठीक है ना। अच्छा, और जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, और सॉरी रन करोगे, तो आपका मेरा नाम नजर आता है। क्या, अब ये हुआ क्या, अब इस प्रोग्राम को मैं आपको जरा ब्रेक डाउन करके बता, इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम में है क्या। क्या? अब ये जरा देखें, ये जो ए है ना, ए ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर जाकर वैल्यू स्टोर होगी। ये कल आपको मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है, कंप्यूटर की जुबान के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। फिर आ जाता है अगला साइन इक्वल टू का। ये इक्वल टू क्या है, ये ऑपरेटर है। इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको उठा के इसके अंदर रख दे, ठीक है ना। और लास्ट चीज मैंने आपको फिर बताइए, प्रिंट क्या है आपका, प्री डिफाइंड वर्ड है, या प्री डिफाइंड आपका एक फंक्शन है। और ए आपका वो वाला वेरिएबल है, ठीक है ना। इसको भी हम जरा सीक्वेंस के अंदर लाते हैं जरा। मैं तब पहले आपको ना डाटा टाइप्स बताता हूँ। अच्छा, याद रखना आपने, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ डाटा टाइप्स होती है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज ना करना रियल वर्ल्ड डाटा की टाइप्स के साथ, क्योंकि वो एक अलग चीज है। रियल वर्ल्ड जो डाटा होता है ना, वो कैटेगोरिकल फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल फॉर्म और डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होता है, वो एक अलग सिनेरियो, वो जब मैं एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा तब स्टार्ट करें। प्रोग्रामिंग के लिहाज से आपके कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं वो आपको बता लगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चलना 10 मिनट कब खत्म हो गया, तो काइंडली मुझे कोई बंदा ना आखिरी मिनट एक दफा बता दे कि सर आखिरी मिनट रह गया, ठीक है। अच्छा, पहला होता है हमारे पास इंट, इंटीजर,
दूसरा होता है हमारे पास फ्लोट, ठीक है ना। तीसरा होता है हमारे पास क्या नाम कहते हैं, करेक्टर, जिसको हम CHAR कहते हैं, करेक्टर। चौथा होता है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है बूलियन, ठीक है ना। खैर हमारे पास इंट की भी बहुत सारी टाइप्स है, फ्लोट की भी बहुत सारी टाइप्स है, मगर मैं इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की वो नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आती। ये जो बहुत कोई जो जिन्होंने नासा के अंदर काम करना होता है ना, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उनको बहुत हाई प्रिसीजन के साथ बिट्स को स्टोर करवाना होता है, तो वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। अभी अब बेसिक लेवल पे है तो वहां पर कुछ नहीं होगा। इंटीजर किस टाइप की डाटा टाइप होती है? ऐसी डाटा टाइप जहां पर आप नंबर्स के साथ काम करते हो। नंबर्स भी कौन से? होल नंबर्स। इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आते। 2 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1,20,958 हो गया। कोई भी दुनिया की वैल्यू उठा लो, दैट कैन बी एन इंटीजर। शर्त यह है कि वो हमारी होल नंबर हो, ठीक है। अच्छा, आप हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, कोई अगर 10 क्लास रिसेंटली पढ़ के आया तो वो कंफ्यूज हो जाए कि यार इंटीजर जेड से डिनोट होता है और होल नंबर डब्ल्यू जो होता है, ये दोनों तो सेम चीजें नहीं है। आपको मेरा कहने का ये मतलब है कि आप दुनिया में कोई सी भी वैल्यू उठा रहे हो ना, जो कि होल नंबर से मुराद मेरी ये थी कि वो पॉइंट ना हो उसमें, ठीक है ना। चाहे आप माइनस में उठाओ, चाहे आप पॉजिटिव में उठाओ, वो आपकी क्या आ जाएगी? इंटीजर के अंदर आ जाएगी। और अगर आप बहुत स्पेसिफिकली बात करो तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर्स और फलाना ढिमकाना, ये वो, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंडली हम बात करते हैं फ्लोट की। अच्छा, हमें कोई ऐसी भी तो डाटा टाइप चाहिए ना जो पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर कराए। तो फ्लोट आपकी ऐसी डाटा टाइप है जो पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर कराती है, जैसे 3.5, 1.98762, पता नहीं क्या क्या, इस टाइप की जो भी वैल्यूज आप होगी वो आपकी फ्लोट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। देन वी हैव करेक्टर। अच्छा, करेक्टर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे स्ट्रिंग और करेक्टर को ना मिक्सअप कर देते हैं। याद रखना, स्ट्रिंग होता है कि आपका एक सिंगल डिजिट करेक्टर, एक सिंगल डिजिट, ठीक है ना। ये आपका करेक्टर होता है, और करेक्टर को हम यूजुअली ये सिंगल कॉमास के साथ डिनोट करते होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग को हम डबल कॉमास के साथ डिनोट करते हैं। आपने बात याद रखनी है कि आपका कोई एक सिंगल यहाँ पर वर्ड आएगा, वो बड़ा ए हो सकता है, छोटा ए हो सकता है, बड़ा बी हो सकता है, छोटा बी हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, और फलाना ढिमकाना, ये वो, ठीक है। जबकि स्ट्रिंग जो होगा ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है। इसके अंदर आप नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और आपका ये बड़ा, यानी कि जितना मर्जी चाहो उतना बड़ा भी हो सकता है। आप पावे इसके अंदर सेंटेंस यानी कि रखवा सकते हो, ये आपके ऊपर, ठीक है ना। लाइक आई एम बॉय, ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। याद रखना बस मेजर फर्क के, ये डबल के साथ डिनोट होता है, ये सिंगल के साथ डिनोट होता है। इसमें एक सिंगल अल्फाबेट या सिंगल डिजिट या सिंगल कैरेक्टर आता है। इसके अंदर आप मल्टीपल कैरेक्टर डाल सकते हो, और कौन कौन सी टाइप के? न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फा सॉरी न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, और आपके स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन कम्स बुलियन। बुलियन क्या होता है? ये 0 और 1 को ही कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम 1 या 0 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। दोनों तरीके से आपकी चीजें स्मूथली रन कर जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें मजेदार बता दूं। याद रखना है कि आपने डेटा टाइप्स के साथ जब खेलना है ना, तो बड़ा एहतियात से खेलना है। क्यों एहतियात से? इसलिए खेलना है क्योंकि जब आप एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप के अंदर मर्ज करने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको मसले आएंगे, ठीक है। आप कहोगे कि यार भाई ये क्यों इशू आ रहा है, वो असल में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने डाटा टाइप्स को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है ना। सपोज करें आप, अब मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक छोटा सा, मेरे ख्याल में इतनी प्रोग्रामिंग तो सबको ही आती होगी कि वो ये समझ सके। बताओ इसका क्या जवाब होगा? सारे बताओ, एक एक करके बताओ। ये आपके सामने प्रोग्राम है, ठीक है, और आपने मुझे ये बताना है, ये 2 मिनट खत्म होने से पहले पहले सबने बताना मुझे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसका हल बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जब मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगी?
टू। ये टू। कौन है? अपना अपना नाम भी बता अरूबा। दो। अरूबा, ठीक है, टू। अच्छा, और रेहान थे, रेहान ने कहा है ना टू। ठीक है। यस और सर, टू आएगा। ठीक है। और सर टू टू आएगा, और जब हम प्रिंट करवाएंगे तब आएगा। ये हिबा थी। जी। ठीक है। और कोई मरियम रह गई है मेरे ख्याल से। हो गया पूरे सारे के, कोई रह गया? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा। क्यों? मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया, ठीक है, इसलिए। ये थोड़ा सा जरा आपके साथ खेल रहा था मैं। अब इसका आंसर प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि यार आंसर आएगा क्या आखिर। ठीक है। जिन लोगों ने भी टू कहा है उनका आंसर गलत था। हिबा, मेरे ख्याल में आपने ही सिर्फ कहा था टू और टू आएगा, उसका आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। अच्छा हिबा, आपको क्यों लगा कि इसका आंसर टू टू आएगा? आपको क्यों लगा? क्योंकि सर जब हमने जो लेटेस्ट वैल्यू ए को दी है वो स्ट्रिंग, लेटेस्ट वैल्यू जो हमने ए को दी है, जो हमने ए के अंदर स्टोर करवाई हम्म। है वो टू है, जो कि स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर करवाया हुआ है। जो यहाँ हम्म। पे जो थर्ड लाइन में जो ए के अंदर हम पे स्टोर करवा रहे हैं वो टू और टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को स्टोर करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक तो ये बताया। कॉन्केटिनेशन होगी। आपने क्या किया? आपने पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, उसमें आपने कहा पहले वन स्टोर करा दो, ठीक है, ऐसे ही है। फिर आपने सेकंड लाइन में क्या कहा कि ए के अंदर जो है ना टू स्टोर अच्छा। करा दो, वो भी। अच्छा, मैं आपको बता ये रहा था कि क्या बता रहा था यार, मैं खुद भूल जाता हूँ वैसे। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि यार देखो, लेटेस्टली आपने क्या किया, आपने टू को आपने कहा कि यार टू मेरा स्टोर करा दो एज अ स्ट्रिंग के तौर पर। मुझे 2 मिनट याद है, मैं स्क्रीन नहीं शेयर की थी। काइंडली मुझे ना स्टार्ट करने से पहले याद करा दिया करो, स्क्रीन शेयर कर दे। मैंने एक दफा पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, फिर मुझे याद ही नहीं था कि स्क्रीन शेयर करनी है। अच्छा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप इसके अंदर जब आपने न्यू वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड करवाया ना, अब आपको ये लगेगा कि शायद एक नया वेरिएबल यूं क्रिएट हुआ होगा ए नाम का, और उसके अंदर टू स्टोर हुआ होगा। यानी कि एक अलहदा ये वाला बना होगा जिसके अंदर वन स्टोर है, और एक ये अलहदा बना होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ना आपकी बैक एंड के अंदर जो मेमोरी बनाता है ना, वो यूनिक नाम की बनाता है। क्योंकि खुद देखो ना, जब आप कॉल करोगे ए को, तो ए को क्या पता इस वाले ए को बुलाना है या इस वाले ए को बुलाना। ह्यूमन इतना डायनामिक है कि वो समझ जाता है, कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि आप इस ए को बुला रहे हो या इस ए को बुला रहे हो। ठीक है ना। और आप कहो कि यार चलो कंप्यूटर दोनों ये दिखा दे। ये तो अभी आप बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हो, सोचो जब आप ऐसी कोई चीज बना रहे हो जहां पर लाखों वेरिएबल्स होंगे एक ही नाम के, तो क्या होगा? आप क्या लाखों के लाखों डिस्प्ले कराओगे? मेरे ख्याल में आधों ने यहाँ पे डीएसए पढ़ ली होगी, तो उनको पता ही चल गया होगा कि उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि आपने क्या क्या, यानी कि चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा यार आप यूनिक नाम दोगे अपने वेरिएबल को। अब मैं थोड़ा इस चीज़ के ऊपर लेकर आता हूँ आपको कि वेरिएबल को नाम किस तरीके से देना है, ठीक है ना। पहले मैं एक सेकंड ये कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। मैंने कहा कि ए को ए के अंदर प्लस कर दो, तो ए के अंदर क्या था, आखिरी दफा टू था, तो मैंने कहा टू को टू के अंदर प्लस कर दो। अब क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग थे, क्या स्ट्रिंग आपस में प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब तक ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ना हो ये प्लस नहीं हो सकते। तो उसने क्या कर दिया, इन्हें कॉन्केटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। जैसे हम बचपन में कहते नहीं थे एक और एक कितना होता है, तो कोई कहता था दो होता है, कोई कहता था 11 होते हैं, तो आप कंकेटिनेशन कर रहे होते थे उसको, ठीक है ना। और आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कंकेटिनेशन, कि आप दो स्ट्रिंग को आपस में मिला देते हो। ये जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर, ये एक कॉन्क्रीट की तरह काम करता है। ये मॉडिफाइएबल नहीं होता। आप इसके साथ कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, आप इसको हिला नहीं सकते, ठीक है ना। आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या कांस्टेंट है? अ टाइप ऑफ, कह सकते हो, ठीक है ना। जहरी सी बात है ना, अब आप टू को थ्री नहीं बना सकते, अब थ्री को फोर नहीं बना सकते, यानी कि आप जो जो लिख दिया वो लिख दिया। हाँ, आप इस वन को प्लस करके बना सकते हो टू, मगर
इसको नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आसान अल्फाजों में आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इन दोनों को प्लस करो और किसके अंदर डाल दो, ए के अंदर डाल दो। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो जहरी बात है कंकेटिनेट हो गए, तो वो 22 लिखा हो गया, ठीक है ना। और ये दोनों, और ये जो 22 लिखा हुआ है ना, ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखना है। और जब मैंने इसे प्रिंट कराया, तो ये अब आप देखें, एक सेकंड। प्रिंट आपकी प्री डिफाइंड वर्ड था या प्री डिफाइंड आपकी चीज थी, ठीक है ना। और ए क्या था, आपका वेरिएबल था। आपने कहा है कि ए के अंदर जो भी चीज है उसको बाहर प्रिंट करा दे, तो आखिरी दफा 22 था, वो बाहर प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, आपने एक एक चीज को खोल के देखना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। अब अगर आप गौर करो तो ये देखो, ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज आपका एक ऑपरेटर है, ये आपका एक वेरिएबल है, ये भी आपका जिसे कहते हैं ना एक वो कांस्टेंट है, ये आपका ऑपरेटर है। तो आपने ना कंप्यूटर के अंदर पहले ढूंढना है कि यार कोई चीज ऑड वन आउट तो नहीं है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर लिख दूं बी। अब खुद खुद सोचो जरा, यहाँ पर आपने कहा ए इज इक्वल टू 1, आपने ए के अंदर 1 डाल दिया, आपने ए के को मॉडिफाई कर दिया, आपने कहा कि ए के अंदर अब 2 डाल दो। फिर आपने कहा कि जी दोनों ए को प्लस करके ए में रखवा दो। फिर आप कह रहे हो बी प्रिंट कर दो। अब आपके ज़हन में ना पहली चीज ये आनी चाहिए, आपको ना कंपाइलर की तरह थिंक आउट करना पड़ेगा। अगर आपने डीबगिंग करनी है तो आपको कंपाइलर की तरह थिंक आउट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो आप डीबगिंग नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है। सेम एज इट इज आपको कंपाइलर की गलती पकड़ने के लिए कंपाइलर की तरह सोचना पड़ेगा। आपको वर्क करना पड़ेगा जिस तरीके से कंपाइलर काम करता है, ठीक है ना। खैर हम तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता, ठीक है ना। अब आपके जेहन में आ रहा होगा यार ये सर ने एक वक्री टर्म सुना दिया है, पहले सर ने कहा था कंपाइलर, अब सर ने कहा इंटरप्रेटर, दोनों एक ही चीज होती है। द डिफरेंस इज, कंपाइलर क्या करता है, वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ता है और उसके अंदर से गलती निकाल कर आपको दे देता है, जबकि कंपाइलर ऐसा नहीं करता। कंपाइलर आपका एक लाइन पढ़ता है, अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं होती उसे एग्जीक्यूट कर देता है, अगली लाइन पढ़ता है, उसके अंदर कोई गलती नहीं होती एग्जीक्यूट कर देता है, अगली लाइन पढ़ता है, अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं होती एग्जीक्यूट कर देता है, अगर होती है तो आपको एरर थ्रो कर देता है। आप आगे इस चीज को देखेंगे कि आपका पहले कोई एरर नहीं आ रहा और एकदम प्रोग्राम चल रहा है, मगर चलते चलाते आगे जाके आपका एरर आ गया। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपका इंटरप्रेटर है, ना कि कंपाइलर। दोनों का काम ये एक ही होता है, ठीक है ना। अब आप में से उठ के आएगा, वो कहेगा यार सर असेंबलर भी तो होता है। भाई ठीक है, असेंबलर भी होता है। वो होता है जब आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल के ऊपर जाकर चीजें हो रही होती है, आपको उस चीज में घुसने की जरूरत नहीं पड़नी। जो लोग तो पांचवे छठे में हैं उन लोगों को तो मुबारक हो, जो लोग अभी दूसरे तीसरे में हैं या शायद चौथे में भी हैं, तो वो लोग अपनी खैर मनाएं। आप क्योंकि आगे असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे कोल के अंदर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे अब हम बात में आपको कर रहा था कि यार एक वेरिएबल को अब नाम किस तरीके से आपने देना, ठीक है ना। अगर आपने वेरिएबल को नाम देना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 आपको समझाने लगा। रूल नंबर 1, आप अपना नाम किसी भी यूनिक वर्ड के ऊपर, या फिर कह लो कि जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं ना, जिसको हम की वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मैं की वर्ड ही लिख देता हूँ। जिस तरह प्रिंट हो गया, इंट हो गया, इस टाइप की कुछ जो चीजें होती हैं, आप अपना नाम, वेरिएबल का नाम की वर्ड नहीं रख सकते। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया ना, तो आप उसका नाम प्रिंट नहीं रख सकते। क्यों? अगर आप रखोगे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ऑनलाइन इंटरप्रेटर के अंदर कि आपका एरर नहीं भी थ्रो करता, मगर क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड चीज है तो कंप्यूटर ज्यादातर इसको एक उसी तरीके से लेता है। मैं सपोज करें, मैं कहता हूँ प्रिंट इक्वल टू एक ए लिख लेते हैं, या फिर मैं अपना ही नाम लिख लेते हैं। आज मैं ऐसा करूंगा ना, प्रिंट करो, किसको? प्रिंट को। तो मुझे एरर थ्रो कर रहा है। क्या एरर थ्रो कर रहा है? वो कह रहा है भाई ये चीज तो प्री डिफाइंड है, तुमने इसको वेरिएबल कैसे ले लिया, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा यहाँ पर सिनेरियो आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहली चीज मैंने आपको बताई है कि आप अपना नाम जो है ना वो कभी भी कीवर्ड नहीं रख सकते। सेकंड चीज,
जो आपको याद रखनी है वो ये होगी कि आपने अपना नाम जो है ना, आप स्पेस स्पेस नहीं, इसे हम वो कहते हैं यार, क्या नाम कहते हैं, अंडरस्कोर। आप अपना नाम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने कहना है अंडरस्कोर एस्टन या अंडरस्कोर कुछ भी आपने नाम रख लिया, तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड रूल आपका ये है कि आप कभी भी अपने अल्फाजों के दरमियान स्पेस नहीं डाल सकते। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। आप जब स्पेस डालते हो ना, तो कंप्यूटर स्पेस को कंसिडर करता है कि ये एक अलग कंपोनेंट है। क्योंकि देखो, जब आप स्पेस डालोगे ना, तो आपका कंप्यूटर कहेगा, देखो आपका कंप्यूटर इसको भी तो नाम समझ सकते हैं ना एक। ठीक है, मगर क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि आपने जब स्पेस डाल दी ना, तो ये बताता है कि यार ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका प्री डिफाइंड वर्ड है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी यहाँ पर है कि जब आप स्पेस डालते हो ना, तो कंप्यूटर इस तरीके से या कंपाइलर इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप स्पेस नहीं डाल सकते। अब आप कहोगे यार हम स्पेस नहीं डालेंगे तो वर्ड तो मर्ज हो जाएंगे, वहां पर क्या करें? तो अब आपको उसका हल बता देता हूँ। आपने अगर लिखना है ना पर्सन 1, ठीक है ना, या आपने लिखा पर्सन 1, तो आप ये स्पेस नहीं डाल सकते। इसका हल क्या होगा, वो रूल नंबर 4 है। क्या आप लिखोगे पर्सन_1, ये आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप वो जो बीच में एक डिवाइडर टाइप डाल देते हैं इस तरीके का करके, वो आप नहीं डाल सकते, उसका कुछ मतलब और होता है। वैसे वो माइनस के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपने जरा मद्देनजर रखना। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 ये है कि आप अपना नाम किसी भी वेरिएबल के ऊपर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, उल्ट पुल्ट नाम भी रख सकते हो, यानी कि आपने XYZ भी रख लो कि नाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कंप्यूटर एक डम मशीन है। कंप्यूटर के अंदर अगर आप एक एज नाम का वेरिएबल ले रहे हो और उसके अंदर अपनी हाइट स्टोर करा रहे हो ना, तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर को बस ये पता है कि यार ये एक जगह थी, यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर्ड है, और बस मुझे वो चीज बाहर पर प्रिंट करानी है। उसको नहीं पता कि एज क्या है। कंप्यूटर को आपको एज डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग है, यानी कि आपको खुद याद रखना है कि ये क्या चीज है। ठीक है ना। अच्छा, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, यानी कि एनी नेम। मैं यहाँ पर लिखूंगा एनी नेम। ठीक है। इसका छठा रूल ये है कि आप अपनी किसी भी वेरिएबल को 1 2 या किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी। अगर आप लिखेंगे ना न्यूमेरिकली 1 और आगे पर्सन लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। हाँ, आप पर्सन 1 लिख सकते हो, यानी कि ना, ये देखो, आप ये कर सकते हो पर्सन 1, या फिर ये अंडरस्कोर डाल के पर्सन 1, आपकी मर्जी है। मगर आप ये नहीं कर सकते, 1% नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको अलाउड नहीं होगा, कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो कि आपको मद्देनजर रखने हैं। मैं आपको फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ, मुझे अगर कोई एक, शायद मुझे अभी भी लग रहा है कि एक मैं भूल गया हूँ। अगर वो याद आता है तो मैं बताता हूँ, मगर ये इतने ही रूल होते हैं। पहला रूल है कि आप कीवर्ड की बेसिस के ऊपर कोई नाम नहीं रख सकते। कीवर्ड मैंने आपको बताया है कि प्रिंट हो गया, इंट हो गया, इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, खैर आपको पता चल जाएगा, लिस्ट हो गया, वो जब आप पढ़ते जाओगे पता चलते जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा, आप अपने नाम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आपको अलाउड। मैं आउट हो गया हुआ था। यस। मेरी बात आ रही है सबको? काइंडली मुझे थोड़ा कंफर्म कर दें कि मैं कहाँ से आउट हो गया हुआ था, ताकि मैं आपको वहीं से कंटिन्यू रखूं। वेरिएबल का नाम क्या बता रहे थे कि जो प्री डिफाइंड है वो नहीं रख सकते उससे।
मैं आपको फिर से बता रहा था, मैंने कहा कि आप अपना नाम प्री डिफाइंड वर्ड या फिर कीवर्ड की बेसिस के ऊपर नहीं रख सकते। सेकंड आपका रूल ये है कि आप अंडरस्कोर लगा कर अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड आपका है कि सर आप स्क्रीन शेयर। नाम की, ओके थैंक यू, याद करा दिया आपने, 2 मिनट। थर्ड आपका रूल ये था कि आप नामों के दरमियान स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक है ना। चौथा आपका ये था कि अगर आपने नामों के दरमियान स्पेस डालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। पांचवा आपका ये रूल था कि आप कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, बस वो प्री डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट रूल ये था कि आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से अपना नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ये आपके 2-4 गिने चुने रूल होते हैं, इसके अलावा आप जो मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ना, आपने ना बस अपने जहन में चीज़ों को याद रखना है कि यार क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ होने से क्या चीज़ हो रही है, ठीक है ना। जब आप एक एक कंपोनेंट वाइज चीज़ों को लेके चलेंगे ना, आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, ठीक है ना। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं 2 वैल्यूज को प्लस करने का, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सपोज करें हमने 2 वैल्यूज लेनी थी ना, अभी के लिए ना, अभी के लिए मैं आपको खुद से ही वैल्यू लेना सिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको वो नहीं सिखाया कि यूजर से कैसे वैल्यू लेनी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ एज अ डेवलपर। अगर आप बैठे हो और आपको कोई वैल्यू टेस्ट करनी है तो आपने खुद वैल्यू कैसे देनी है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दोगे, ए इज इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, 5 दे दो, ठीक है ना, और बी इज इक्वल्स टू 4 दे दो, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है, आप पहले वेरिएबल का नाम लिखते हो, फिर आप इक्वल टू का ऑपरेटर डालते हो, और फिर आप वो वैल्यू लिखते हो जो आपने स्टोर करानी होती है। यानी कि जब भी आपने कोई वैल्यू स्टोर करानी है ना, तो आपने इस टाइप का तरीका इस्तेमाल कर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं मैं आगे क्या करूं। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रकली क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे होशियारी डाल के A+B। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस की और आपने वो भी रिड्यूस की, क्या नाम कहते हैं यार, उसे क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। मगर आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक लेवल पे ज़रा लेके जाना है। आप क्या करते हो, आप कहते हो C = A+B। आपने यहाँ पर क्या किया, सी डाल, सॉरी, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये करूंगा तब भी मेरा सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि देखो मैंने क्या किया, बैक एंड के ऊपर जरा देखते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक से। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। बड़ी औखी जगह होकर कॉपी हुआ। जब मैंने ये किया ना, तो इसका मतलब ये था कि मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, और इक्वल टू का मतलब था कि 5 इसके अंदर रखवा दो। फिर मैंने कहा कि बी नाम का एक और मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 4 वैल्यू रखवा दी, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि ए के अंदर और बी के अंदर जो चीजें थी उन दोनों को क्या कर दो, प्लस करवा दो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा दिया, प्लस करा दिया इन दोनों को, 5 और 4 को, ये हो गई 9। और मैंने एक और वेरिएबल लिया था सी नाम का, जो कि ये सारी चीजें इस तरीके से हुई हैं कुछ, A+B, यानी कि 5+4, ये दोनों के दोनों वो होए कंप्यूट होए, और कंप्यूट होके इधर आ गए, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रिंट करा दो। प्रिंट किसको करवाना है, सी को करवाना है। तो सी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 9 पड़ा हुआ था, तो आउटपुट में मुझे क्या नजर आ गया, 9 नजर आ गया। इस तरीके से आपने हर एक प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। इसे हम ड्राई रन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं यार अब। मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ यार। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, फिर हमारे पास आ जाते हैं आखिरी असाइनिंग ऑपरेटर्स, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर होते हैं जो कि मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और एक और है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, मैं आपको मॉड्यूलस और इसके दरमियान फर्क समझाता हूँ। दोनों के दरमियान फर्क ये है, सपोज करें आपने 2 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, ठीक है।
तो आपने कहा 2 2 ज़ा 4। यूजुअली जब आप डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं तो आपको ये आंसर मिलता है। ठीक है, कि 2 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। मैं कहता हूँ प्रिंट 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको देखना आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे ना, तो मॉड्यूलस का आंसर कुछ हो रहा है। अब ज़रा देखना क्या आएगा। मैं कहता हूँ इसका आंसर आया 0। तो 0 क्या बता रहा है, ये 0 से हमें रिमाइंडर का बता रहा है या रिमाइंडर का बता रहा है। ठीक है ना। तो याद रखना है, जब आप डिवाइड कर रहे होगे ना तो आपको क्वोशंट मिल रहा होगा, मेरे ख्याल में इसे क्वोशंट कहते हैं। ठीक है ना। और जब आप मॉड्यूलस यूज कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर या रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर। ये ज्यादातर आपके तब यूज होते हैं जब आप इफ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तब जाके जब आपने कंडीशनिंग पढ़नी होती है। ठीक है ना। आप देख रहे होते हो कि यार कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से छोटी है, कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, और इस टाइप की जब आप चीज़ों को नोट कर रहे होते हो ना, तो आपके रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं। उसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू आ जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात आपको मैं अच्छा आगे जा के बताता हूँ। फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। एक होता है हमारे पास एंड। वैसे हम यूजुअली एंड को ना एंड ही लिखते हैं यहाँ पर, और को और लिखते हैं। ठीक है। और नोट को हम यहाँ पर नोट ही लिखते हैं। ठीक है। पाइथन के अंदर आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि यार सी प्लस में कुछ और लिखते हैं, मगर यहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक है ना। अच्छा, जब आप बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे होगे ना, फिर आपकी तब्दीली आती है। बिट वाइज ऑपरेशन के अंदर आपका एंड का सिंबल ये हो जाता है। सॉरी, एक सेकंड। ये आपका एंड का ऑपरेशन होता है, ये आपका और का ऑपरेशन होता है, और ये आपका नॉट का ऑपरेशन होता है। ठीक है। ये आपके कीबोर्ड्स के ऊपर सारे डिस्प्लेड, आपको पता चल ही जाएगा। खैर, ठीक है। लास्टली, अच्छा ये होते क्यों है ये बताता हूँ। आपने देखना है, जब जब आपने एक डिसीजन ऐसा लेना है ना कि यार ये दोनों चीजें ट्रू हो, या इनमें से एक चीज ट्रू हो, या इनमें से दोनों ही ना ट्रू हो, तो इस टाइप के जब आपने चीजें लेनी होती है ना, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हो। डीएलडी सबने पढ़ी होगी, वहां पर एंड और नॉट सबने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में 10 क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। बहुत बेसिक लेवल के गेट्स हैं, तो ये आपको वैसे ही पता होगा। ठीक है ना। एंड के ऊपर आता है हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर, और वो यूं करके दिखता है, यानी कि इक्वल टू का। अब यहाँ पर आपको मेजर चीज बतानी थी कि ये जो इक्वल टू होता है और खाली इक्वल टू होता है, ये दोनों अलग है। ये जो इक्वल टू होता है ना, ये है एक रिलेशनल ऑपरेटर, और ये चेक करता है कि दो वैल्यूज एक जैसी हैं या नहीं है, या दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं है। जबकि ये वाला जो ऑपरेटर होता है ना, ये असाइन कराने के लिए होता है। असाइन से मुराद ये है कि ये वैल्यू को ना, सॉरी, वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है, यानी कि स्टोर करवाने के लिए होता है। जब भी आपने स्टोरिंग वाला काम करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू का यूज करोगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ मैं। होप्स हो कि आप सबने अपनी अपनी बचपन में किया होगा। बचपन से मुराद है कि फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना, वो आपका बचपन में आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया होगा। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो दो वैल्यूज को ना आपस में स्वैप करता है। जरा जल्दी से बनाए। कोई ऐसा बंदा है जो लैपटॉप के ऊपर नहीं बैठा हुआ इस वक्त, जो लैपटॉप यूज नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो लैपटॉप नहीं यूज कर रहा, वो बेशक मुझे रिटर्न दे दे, ग्रुप में बेशक भेज दे फोटोज, आके मैं चेकआउट कर लूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं आपको बनाने के लिए टाइम देता हूँ तकरीबन 1 मिनट, चले 2 मिनट ले ले। जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे ना, उतनी जल्दी जरा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी जरा फास्ट होंगी, कि यार आपको जल्दी थिंक करना है। क्योंकि देखो, जो इंटरव्यूअर होगा ना, वो बैठ के आपको कहेगा यार ये बनाओ। आपको जितना अभी जल्दी थिंक करना है ना, आप वहां पर उतनी जल्दी एक सोल्यूशन पेश कर सकोगे। और ये बात याद रखना, अभी तो मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। मेरे सामने से मुराद है कि आपको बिल्कुल कोई डर नहीं लगेगा। जब इंटरव्यूअर बैठा होता है ना, लिटरली भाई बड़े बड़ों का ना एकदम शांत सो हो जाता है। बंदे को आता भी होना चाहिए, बंदा भूल जाता है। और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो जल्दी से सोचिए इसका सोल्यूशन। मैं 10 बज के 9 o'clock के ऊपर आपसे इसका सोल्यूशन लेता हूँ। ठीक है।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, कब से नहीं आ रही थी वैसे? बता आगे फिर पीछे से पढ़ा दूँ आपको। मैं फिर से स्टार्ट कर दूँ तो जहाँ से मैंने किया था। अच्छा देखो, मैं आपको ये बता रहा था, मैंने आपको थोड़ा सा ना एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया। ये इस तरीके का। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सारा का सारा इनपुट का काम हो रहा है, ये सारा का सारा आपका प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, और ये सारा का सारा आपका आउटपुट का काम हो रहा है। ठीक है ना? इसको मैं फिर से एक दफा रन करके आपको दिखाया, ये देखो। पहले मेरा ए में 1 था और बी में 2 था। फिर मैंने ये सारा का सारा प्रोसेस किया और उसके बाद मैंने करा दिया प्रिंट ए के अंदर 2 आ गया, बी के अंदर 1 आ गया। ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताने के लिए यहाँ पर आया था कि ना एक छोटा सा टास्क करते हैं। सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ कि कंप्यूटर में ये हुआ वो हुआ। लोग दिमाग लड़ाने लग जाते हैं, ठीक है ना? आसान अल्फाजों में जरा सोचते हैं। मैंने आपको कहा कि ना तसव्वुर करो कि आपके पास 2 गिलास है। 2 गिलास है। एक के अंदर है शरबत और एक के अंदर है पानी। मैंने आपको सिर्फ इतना सा टास्क दिया कि पानी को शरबत वाले गिलास के अंदर कर दो और शरबत को पानी वाले गिलास में कर दो। ठीक है। आप जरा करके बताओ कैसे करोगे? कोई भी इसका जवाब दे दे। एक और क्लास में। आवाज नहीं आई आपकी मुझे। एक नया गिलास लेंगे, उसके अंदर जो है ना पानी डालेंगे, पहले शरबत पानी वाले में डालेंगे, और जिसमें पहले पानी डाला वो शरबत वाले में डाल देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम यही करेंगे। मैंने एक नया ग्लास ले लिया, मैंने क्या किया, मैंने इस ग्लास को पहले शरबत को इधर कन्वर्ट किया। शरबत को जब कन्वर्ट किया तो ये खाली हो गया। मेरे पास शरबत इसके अंदर आ गया। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर खाली जगह है ना, तो अब क्यों ना मैं ये करूं कि इसको अब इसमें डोल दूं। तो अब यहाँ पर मेरा क्या आ गया, पानी आ गया। ये खाली हो गया मेरे लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए आसानी है कि मैं इसको वापस करने का। तो जग स्वैप हो गए। अब यही फिनोमिना लगा हमारे प्रोग्राम के अंदर भी। मैंने इसको ए कह दिया था, इसको बी कह दिया था, और हमने इसको सी कह दिया था। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम थी जो कि हमने सॉल्व की। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है ना? अब आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों की तैयारी करनी है कि यार हमने किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पहले याद रखना आपको ना, मैं इंशाल्लाह स्टेप्स बताऊंगा कल इंशाल्लाह। आज तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। कल इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि यार आपने क्या क्या स्टेप्स ऐसे परफॉर्म करनी है कि आपकी जो जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाए। फिर आप उन ब्रेक डाउन को आप कंप्यूटर के अंदर लेकर आ जाओ। क्योंकि आधे बच्चे जो है ना, उनको प्रोग्रामिंग में मसला यही आता है। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता भाई लिखना क्या है। वो इसीलिए क्योंकि वो प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं, वो मिक्स कर रहे होते हैं। वो इनपुट को भी मिक्स कर रहे हैं, वो प्रोसेस को भी मिक्स कर रहे हैं, वो आउटपुट को भी मिक्स कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि इनपुट क्या आ रही है, आउटपुट क्या जा रही है। इनपुट में लेना क्या है, आउटपुट में निकालना क्या है, ये नहीं पता चल रहा होता। है ना? तो आपको पहले पूरा का पूरा ये प्रोसीजर समझना पड़ेगा, प्रोसेस समझना पड़ेगा, और फिर ही आप आगे चल सकोगे। ये जो मैंने आपको एक एक कंपोनेंट की एनाटॉमी सिखाई है ना, ये इसीलिए ही सिखाई है ताकि आपको पता होगा यार अच्छा ये चीज़ है, ये प्री डिफाइंड थी, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, क्या है, और इसके होने से अगले के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये सारी चीजें आप पूछोगे अपने प्रोग्राम से, ठीक है ना? तो ये हमारा सारा का सारा ये कहते हैं ना आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है। अ, हाँ, आखिरी चीज मैं आपको एक और करवाता जाता हूँ। अभी तक तो हम खुद से ही इनपुट ले रहे थे ना। मैं कहता था A = 2 और मैं इसी को प्रिंट कराई जा रहा था, ठीक है ना? अब मैं कहता हूँ कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि यूजर इनपुट करे, ठीक है ना? यानी कि कोई बाहर का बंदा, हम ना कर रहे हो इनपुट, कोई बाहर का बंदा इनपुट कर रहा हो, ठीक है ना? अच्छा, वो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंटेक्स क्या है पहले वो सब
उसका सिंटेक्स है, पहले आप वेरिएबल का नाम लेते हो, आप इक्वल टू का ऑपरेटर लगाते हो, यानी कि ये डिफाइन करता है कि आपकी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होंगी, फिर आप लिखते हो इनपुट, ठीक है ना, और आप यहाँ पर कोई मैसेज स्टोर कराते हो। अगर आपने मैसेज स्टोर कराना है तो करा दो, नहीं कराना है तो इसका ये सिंटेक्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज बताने को आपको कि यार आपको ना सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वैसे ही प्रिंट कराता हूँ। अगर आपको पता है ना कि यार यहाँ पर मेरी वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी, तो आपको यहाँ पर पहले डिफाइन करना पड़ेगा इंट, ठीक है, इंट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपकी कोई फ्लोट टाइप की आनी है तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा फ्लोट, ठीक है। और अगर आपके इनपुट वैसे ही रॉ है, यानी कि आपके कोई करेक्टर आना है या कोई स्ट्रिंग आनी है, तो आप डायरेक्टली ये लिख लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर वन इनपुट करता हूँ तो अच्छा, क्योंकि मैंने प्रिंट कुछ नहीं करवाया हुआ था तो इसलिए आया कुछ नहीं। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ। हाँ प्रिंट करो, ठीक हो। अब देखना क्या होगा, मैं कहूँगा वन, तो मुझे आउटपुट में वन दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक मजेदार सा फिनोमिना करता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि जी ए इज इक्वल टू है A+1। कोई मुझे बता सकता है मेरी आउटपुट क्या होगी? कोई भी यूजर बता से दो। लेंगे फिर उस हिसाब से होगा ना, +1 ऐड हो जाएगा। सपोज करो यूजर ने भी वन ही इनपुट करनी है, ये वन। हाँ तो फिर 2 आ जाएगा जवाब। टू आ जाएगा जवाब? कौन कौन कहता है कि यहाँ पर टू आएगा जवाब? हम्म। कौन कहता है कि आंसर टू आएगा? कोई है? और ये सबको लगता है टू ही आएगा। लगता है सबको ही लगता है टू आएगा। आपका आंसर टू नहीं आएगा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने रन किया, मैंने इनपुट दी वन, एरर आ गया। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर वैल्यू के साथ मिलाने की कोशिश की। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे वन वन क्यों नहीं आ गया, 11 आना चाहिए था, 11 क्यों नहीं आया? भाई वो 11 इसलिए आया था क्योंकि वो जो वन जो आपने पीछे टू टू पढ़ा था ना, वो दोनों ही वो थे, एक स्ट्रिंग थे। अब आप क्या पता क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जी मैं एक इंटीजर को और एक स्ट्रिंग को मिलाना चाह रहा हूँ। अब मसला पता क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि वो जब इसको देख रहा है तो वो समझ रहा है कि शायद न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना, और जब वो ए को देखता है तो ए के अंदर आपका एक स्ट्रिंग है, वो कहता है यहाँ पर कंकैटिनेशन परफॉर्म होनी है। तो दोनों के दोनों क्लैश कर रहे हैं, और यहाँ पर देखे आपको एरर आ गया, ठीक है ना। कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, उसने बकायदा बताया भी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपका वो था प्रोग्राम, है ना। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से इंशाल्लाह हम मज़ीद प्रोग्रामिंग के ऊपर चलेंगे। हम कल इफ एल्स की स्टेटमेंट्स देखेंगे, लूप्स किस तरीके से, सॉरी लूप्स तो अगला हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इसी वीक के अंदर अंदर हमारी पाइथन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है यार मैं पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बेशक वो स्किप कर सकता है इस वीक के लिए। अगले वीक से आ जाए, अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, 1 मिनट खत्म होने से पहले पहले, नहीं तो फिर वैसे ही खत्म हो जाएगा सारा कुछ।